प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग सूफी काव्य धारा के अंतर्गत सूफी के एक सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह प्रकरण अत्यंत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप सभी इसका अवलोकन ध्यानपूर्वक करेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो को स्वयं देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग लाभान्वित हो सकें। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपकी सेवा में निःशुल्क चलाया जा रहा है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का शिक्षण कार्य। प्रिय विद्यार्थियों, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी समयावधि है 1446 ईस्वी से लेकर के 1542 ईस्वी तक। मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध अमेठी और रायबरेली के जायस क्षेत्र से है। इनका जन्म यहीं हुआ है। विद्यार्थियों, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ है या कहाँ के रहने वाले हैं। तो अमेठी, रायबरेली, अमेठी के जायस से या रायबरेली के जायस से, चूँकि यह स्थान अमेठी रायबरेली के क्षेत्र में पड़ता है। और विद्यार्थियों, सुल्तानपुर, पहले जब अमेठी अलग नहीं हुआ था तो यह क्षेत्र सुल्तानपुर तक आता था, इसलिए ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली के इस क्षेत्रफल में जायस नामक एक स्थान है और जायस में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संदर्भ में अपने ग्रंथ आखिरी कलाम में लिखा है कि भा अवतार मोर नौषधि 30 बरस ऊपर कवि बदी। प्रिय विद्यार्थियों, यह महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जाएगा कि भा अवतार मोर नौषधि 30 बरस ऊपर कवि बदी, अपने जन्म के संदर्भ में यह किस कवि ने लिखा है? तो यह मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा विद्यार्थियों कि भा अवतार मोर नौषधि 30 बरस ऊपर कवि बदी, यह पंक्ति किस काव्य से ली गई है? तो यह आखिरी कलाम से ली गई है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसका जिक्र यहाँ पर किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के क्रम में जायसी के गुरु, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो फकीर शेख मोहिदी या मुहिउद्दीन। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, जायसी के गुरु का क्या नाम था? तो जायसी के गुरु का नाम फकीर शेख मोहिदी मुहिउद्दीन था। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है परीक्षा में ये पूछा जाए। प्रिय विद्यार्थियों, मलिक मोहम्मद जायसी के हम रचना संसार के बारे में जानेंगे। उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जायसी एक ऐसे सूफी कवि हैं जिन्होंने ठेठ अवधी भाषा में पद्मावत महाकाव्य का सृजन किया, जिसे अवधि का प्रथम जो है महाकाव्य कहा जाता है। तो आइए पद्मावत के बारे में जानते हैं। यह जो पद्मावत है विद्यार्थियों, ये पद्मावत महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती और नागमती की प्रेम कहानी है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत का काव्य स्वरूप क्या है? तो ये महाकाव्य है। पद्मावत में
रत्नसेन, पद्मावती और नागमती की प्रेम कहानी है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि रत्नसेन, पद्मावती और नागमती की प्रेम कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है, तो पद्मावत में वर्णित है। एक बिंदु से घुमा फिरा करके कई सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए सभी दृष्टिकोण से आप इसका अध्ययन करिएगा। दूसरा इनका ग्रंथ है अखरावट, जो देवनागरी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी विचार और सूफी दर्शन का वर्णन किया गया है अखरावट में। तो अखरावट, अब यहाँ प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस रचना में देवनागरी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को आधार बना करके सिद्धांत संबंधी विचार और सूफी दर्शन का वर्णन किया गया है, तो वह अखरावट है। अखरावट किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन बिंदुओं को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से न पूछ करके कि अखरावट किसकी रचना है, ये पूछ लिया जाएगा कि देवनागरी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी विचार और सूफी दर्शन का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है, तो विद्यार्थियों अखरावट में किया गया है। अखरावट किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की तीसरी रचना है आखिरी कलाम, कयामत का वर्णन, हजरत मोहम्मद का महत्व, है ना। इस ग्रंथ में कयामत का वर्णन और हजरत मोहम्मद का महत्व वर्णित किया गया है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन, हजरत मोहम्मद के महत्व को उद्घाटित किया गया है, तो यह विद्यार्थियों आखिरी कलाम में है। तो आप याद रखना, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि किस रचना में कयामत का वर्णन या हजरत मोहम्मद के महत्व को वर्णित किया गया है, तो है आखिरी कलाम। अगली रचना है कहरा नामा। कहरा नामा, जिसमें आध्यात्मिक विवाह वर्णन, परमात्मा की महत्ता, अन्योक्ति मूलक व कहरवा शैली का उल्लेख मिलता है या कहरवा शैली का प्रयोग मिलता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सी रचना है जिसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन, परमात्मा की महत्ता के साथ साथ अन्योक्ति मूलक व कहरवा शैली के दर्शन होते हैं। तो विद्यार्थियों मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कहरानामा है। तो कहरानामा आध्यात्मिक विवाह वर्णन, परमात्मा की महत्ता, अन्योक्ति मूलक ग्रंथ है और इसमें कहरवा शैली का प्रयोग किया गया है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में कहरवा शैली का प्रयोग मिलता है, तो वह कहरवा शैली का प्रयोग कहरानामा में मिलता है। उसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन मिलता है, तो वह जो है अखरावट में मिलता है। ये इस तरह से इन तमाम बिंदुओं को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे विद्यार्थियों। अगला बिंदु है चित्ररेखा। तो चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी वर्णित की गई है। तो किस ग्रंथ में चित्ररेखा व प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी है, तो वह मलिक मोहम्मद जायसी की चित्ररेखा रचना में है। मसला नामा अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है मलिक मोहम्मद जायसी की। लोकोक्तियों, मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की वह कौन सी रचना है जिसमें लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम को वर्णित किया गया है, तो है मसला नामा, जिसमें मिसलों मतलब लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन मिलता है मसला नामा में। मसला नामा किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। कान्हावत अगली रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। कृष्ण का चरित्र और संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य माना जाता है कान्हावत को। तो कान्हावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। कान्हावत में कृष्ण का चरित्र वर्णित किया गया है और संभवतः इसे हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य कहा जा सकता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप अच्छी तरह से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा, मसलानामा और कान्हावत के बारे में आप अध्ययन कीजिएगा, इनके वर्ण विषय के बारे में जानिएगा और यहाँ से निश्चित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अगला बिंदु है महत्वपूर्ण कि पद्मावत की रचना कुछ विद्वान 1540 ईस्वी में मानते हैं और कुछ 1520 ईस्वी में मानते हैं, 927 हिजरी, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने इस रचना को ठेठ अवधी भाषा में लिखा है और इस रचना के संदर्भ में कहा जाता है सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है।
सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। यह है किस रचना से संबंधित है? तो यह पद्मावत से संबंधित है। और सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा के अनुसार पद्मावत की रचना समय क्या है? तो वह है 927 हिजरी। ये आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। पद्मावत में 57 खंड है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। ये अवधि का प्रथम महाकाव्य है, ये भी आप जाने रहिए। और पद्मावत में शेर शाह सूरी की प्रशंसा की गई है, क्योंकि जो एक मसनवी शैली है सूफी काव्य धारा की, मसनवी शैली ये सूफी काव्य धारा की शैली है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मसनवी शैली का संबंध किससे है? तो मसनवी शैली का संबंध सूफी काव्य से है। और मसनवी शैली में यह है कि जब भी कोई कवि, साहित्यकार, जो संत है, जो काव्य रचना करता है, तो काव्य रचना से पहले अपने ईश्वर, अपने आराध्य की वंदना के साथ साथ वह तत्समय के शाहे वक्त की प्रशंसा करता है। यानी उस समय जो राजा होता है, जो सम्राट होता है, उसका गुणगान करता है। तो उस समय जो है पद्मावत में वो लिख रहे थे, तो शेर शाह सूरी उस समय का शाही वक्त था, उसकी प्रशंसा मिलती है। और एक महत्वपूर्ण बात है, पद्मावत ग्रंथ में मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती व प्रेमवती कविता का जिक्र है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की वह कौन सी रचना है जिसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती व प्रेमवती कविता का जिक्र मिलता है? तो वह पद्मावत है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये अक्सर जो है इतना चर्चित नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसका उल्लेख कर दिया है, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपका गलत ना हो। मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती व प्रेमवती कविता का जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किस कृति में की है? तो वह पद्मावत में की है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद आराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया था। ये आप याद कर लीजिएगा। यानी पद्मावत महाकाव्य है, और पद्मावत महाकाव्य का बांग्ला अनुवाद आराकान राज्य के वजीर थे मगन ठाकुर। उन्होंने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से इसका अनुवाद करवाया था। और पद्मावत को ट्रेजेडी कहा जाता है, त्रासदी काव्य कहा जाता है। किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने कहा है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद्मावत को ट्रेजेडी या त्रासदी काव्य की संज्ञा किसने दी है? तो विद्यार्थियों, पद्मावत को ट्रेजेडी या त्रासदी काव्य की संज्ञा विजय देव नारायण शाही ने दी है। और यह एक प्रतीकात्मक काव्य है, प्रतीकों के माध्यम से सारी बातें की गई हैं। जो सांसारिक यह प्रेम है, सांसारिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम को जोड़ा गया है, और उसकी चर्चा मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। आप देखेंगे यह जो सांसारिक प्रेम है, किस तरह से प्रतीक के माध्यम से इसको आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तित किया गया है। तो इसलिए यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप ये देखिएगा, राजा रत्नसेन को मन का प्रतीक माना जाता है, सिंघल को हृदय का प्रतीक माना जाता है, पद्मावती को श्रद्धा या परमात्मा का प्रतीक माना जाता है, हीरामन तोता को गुरु का प्रतीक माना जाता है, नागमती को दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, राघव चेतन को शैतान का प्रतीक माना जाता है, और अलाउद्दीन को माया का प्रतीक माना जाता है। तो इसको भी आप कंठस्थ कर लीजिएगा, यहाँ से भी विद्यार्थियों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और नागमती वियोग खंड अमूल्य निधि, शुक्ल जी ने माना है कि यह नागमती जो वियोग खंड है, ये हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। और साथ ही साथ प्रेम की पीर का कवि जायसी को कहा जाता है, इसी नागमती वियोग खंड के कारण। और पद्मावत की जो भाषा है वो ठेठ अवधि है, इसको भी आप जाने रहिएगा विद्यार्थियों। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु और चलते चलते हम जान लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक ग्रंथ संपादित किया है, वो है जायसी ग्रंथावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जायसी ग्रंथावली ग्रंथ में केवल 3 रचनाओं को ही सम्मिलित किया है। वो जायसी की केवल 3 रचनाओं को ही स्वीकार करते हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। तो यहाँ से प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित
जायसी ग्रंथावली में कौन कौन सी कविताएं सम्मिलित हैं? तो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि शुक्ल जी द्वारा संपादित जायसी ग्रंथावली में संकलित कौन कविता नहीं है? तो इसमें पद्मावत रहेगा, अखरावट रहेगा, आखिरी कलाम रहेगा और कहरानामा दे दिया जाएगा विकल्प में, या मसलानामा दे दिया जाएगा, या कान्हावत दे दिया जाएगा। तो आप अगर इसको जानते रहेंगे तो निश्चित ही प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। और आखिरी कलाम में, जबकि आपने देखा पद्मावत में शेरशाह सूरी की प्रशंसा किया है मलिक मोहम्मद जायसी ने, जबकि आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण प्रकरण आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और लोग इससे लाभान्वित हों। यह चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विद्यार्थियों, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।